होकर आता हूँ। विभा के हाथ की गर्म गर्म रोटियां खाऊंगा। इधर विभा भोजन बना रही थी। विभा जिस चीज को हाथ लगाती उसकी मात्रा बढ़ जाती। उसने ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और सब मिलकर खाने बैठे। विभा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। भोजन करके मन तृप्त हो गया। तब एक रोटी और ले लीजिए पिताजी, और थोड़ी दाल भी। सब भोजन करके उठे ही थे, तभी पुष्पा का भाई माधव वहां आ गया। माधव भैया, आप इस वक्त यहाँ? आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। इधर कुछ काम से आया था, इसलिए सोचा तुमसे मिलता चलूं। सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, मैं तो भोजन भी करूंगा। बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं, आप बैठिए तो सही। पुष्पा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ने लगीं, क्योंकि रसोई में भोजन बचा नहीं था। विभा ने मां के चेहरे को पढ़ लिया। क्या बात है माँ, आप परेशान दिखाई पड़ रही हैं। विभा, तेरे मामा आए हैं। वे भोजन करना चाहते हैं, पर रसोई में तो कुछ बचा नहीं है। उन्हें क्या खिलाएंगे? आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। विभा ने रसोई में जाकर चुटकी बजाते ही भोजन बना लिया और माधव को परोस दिया। माधव ने पेट भरकर भोजन किया और कुछ देर में चला गया। रात हुई तो विभा सोने जाने लगी। माँ, दिया जलाकर कोठरी में रख दो, मैं वहीं सोऊंगी। पर तुम तो छोटी हो, अकेली कैसे सोओगी? माँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे डर नहीं लगता। विभा मां को समझाकर सोने चली गई। आधी रात में विभा के रूप में लक्ष्मी देवी ने उठकर कोठरी के चारों तरफ नजर घुमाई। उनकी दृष्टि फिरते ही पूरी कोठरी हीरे, जवाहरात, सोने चांदी और अनाज के मटकों से भर गई। अब वह अपने असली रूप में आकर कोठरी से बाहर जाने लगी। उनके पदचाप से मनमोहन की नींद खुल गई। आंखों के सामने प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी को खड़ा देखकर वह उनके पैरों में गिर पड़ा। आप लक्ष्मी का रूप धारण कर मेरे घर में रहीं और हमें पता तक न चला। आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं, पुष्पा भी उठ गई। हमसे कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए। नहीं, कोई भूल नहीं हुई। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की। मैं तो तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं।